Hello young physics learner, welcome back to my class. This is class 12th physics and today I am going to discuss this topic under alternating current which is chapter 7 of NCERT book. चलो नेक्स्ट टर्म स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस. अच्छा, रेजोनेंस टर्म आपने +1 में भी वेव एंड ऑसिलेशन में थोड़ा सा पढ़ा है और अभी मैंने एलसी सर्किट में भी ट्यूनिंग रेडियो ट्यूनिंग में बताया था कि रेजोनेंस किस सिचुएशन में आता है. तो रेजोनेंस वो कंडीशन है व्हेन द सिस्टम फ्रीक्वेंसी इज मैच्ड विद द सोर्स फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज़ कॉल्ड द रेजोनेंस. समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर से बताती हूँ. रेजोनेंस इज़ द सिचुएशन वेयर द सिस्टम फ्रीक्वेंसी मैच्ड विद द सोर्स फ्रीक्वेंसी. ये सिस्टम है रेडियो, ठीक है. रेडियो में ऐसी सर्किट होता है. अब इस रेडियो में जो फ्रीक्वेंसी हम सेट करेंगे 95.5 FM रेडियो मैंने सेट कर दिया, ठीक है. वहाँ रेडियो स्टेशन से फ्रीक्वेंसी 95 की आ रही है. वो एयर में होती है, एयर में गाइडेड वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं. वो रेडियो वेव्स आ रही होती, जहाँ हम सेट करते हैं वो रेडियो वेव हमारे सिस्टम में यानी रेडियो में सेट हो जाती हैं, यानी मैच कर जाती हैं. जब वो मैच कर जाती हैं तो उस समय करंट मैक्सिमम हो जाती है और उस करंट के मैक्सिमम होने से जो नॉइज़ डिस्टर्बेंस पहले हो रहा था ट्यून करने के बाद वो नॉइज़ डिस्टर्बेंस ख़त्म हो जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्यूनिंग, ठीक है. ये हमने रेडियो ट्यूनिंग की और रेडियो ट्यूनिंग में हम कर क्या रहे होते हैं, रेजोनेंस को फाइंड आउट कर रहे होते हैं. आपने देखा होगा 95.5 FM सपोज़ है और उस पर हम थोड़ा सा पहले नॉब अगर हम ट्विस्ट करते हैं, टर्न करते हैं, तो आपने देखा होगा कि डिस्टर्ब वॉइस आती है, नॉइज़ आती है. जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं वो ईज़िली ऑडिबल नहीं होते हैं. तो वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमने नॉब को डिस्टर्ब किया हुआ है. जैसे ही हम नॉब को सेट कर देते हैं एग्जैक्टली 95.5 FM पर, तो जो 95.5 FM की रेज़ आ रही हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, वो हमारे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएंगी और उस समय करंट मैक्सिमम हो जाएगी. तो अब यहाँ पर वो इक्वेशन नंबर 2 काम आने वाली है जो हमने यहाँ पर LCR सर्किट में निकाली थी, ठीक है. याद है वो इक्वेशन नंबर 2? वो थी I0 इज़ इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई Z, ठीक है. ये इक्वेशन अभी काम आने वाली है. तो रेजोनेंस समझ में आ गया है. When the system frequency is matched with the source frequency, then the situation is called resonance and current become maximum. तो यहाँ अब देखते हैं कि मैक्सिमम करंट कितनी हमें किस पॉइंट पर मिलेगी. ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड Z इज़ द इम्पिडेंस. सो इट इज़ V0 डिवाइडेड बाई √ R स्क्वायर प्लस XL डिफरेंस XC होल स्क्वायर, ठीक है. ये वैल्यू है. अच्छा, करंट की अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए. न्यूमरेटर तो जो है वो है, डिनोमिनेटर कम से कम होना चाहिए. अच्छा, इस वैल्यू को कम से कम कैसे किया जा सकता है? ये जो एडिशनल टर्म है इसके आगे 0 हो जाए तो ये डिनोमिनेटर कम हो जाएगा. जब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो करंट हमें पीक पे मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी. तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू हमें तब मिलेगी व्हेन XL डिफरेंस XC शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है. समझ में आ रहा है? डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम. मिनिमम होने के लिए ये टर्म 0 होना ज़रूरी है. ये टर्म 0 होने का मतलब है क्योंकि L भी लगा हुआ है, C भी लगा हुआ है, तो वैल्यू तो इनकी 0 नहीं है बट इनका डिफरेंस तो 0 हो सकता है. R भी लगा हुआ है. तो आप जो इस सिचुएशन के बेसिस पर ये रिजल्ट आया XL डिफरेंस XC इज इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन. Remember this. This is called resonance condition. Now XL is equal to XC हो जाएगा. Now what is the formula for XL? This is omega L. अब क्योंकि ये रेजोनेंस की बात हम कर रहे हैं तो ये ओमेगा सिंपल लिखना अच्छा नहीं लगता. इसको हम एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं या नोटेशन दे देते हैं, दैट इज़ ओमेगा नॉट. दिस इज़ वेरी गुड टू सी कि ये ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट है and that frequency is called resonance frequency. We will get it, you will get to know that this one is omega naught C here and this omega naught we will take aside. Omega naught square is equal to 1 over LC. ये हमने LC में भी निकाला हुआ था फॉर्मूला. सो ओमेगा नॉट वी विल गेट एज 1 over LC. बड़ा यूज़ होता है ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में, आगे आपके थ्योरेटिकल पार्ट में, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत यूज़ होने वाला है. इसको हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी. तो समझ में आया कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है. सिस्टम की वो फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल से मैच कर गई है वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और इस फ्रीक्वेंसी पे हमें करंट मैक्सिमम मिलने वाली है.
इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। रेजोनेंस कंडीशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक्सेल डिफरेंस XC है और हमें ये रिजल्ट मिल रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज़ 1/LC, यानी L और C की वैल्यू को हमें इस तरीके से ट्यून करना है, सेट करना है कि हमें वो फ्रीक्वेंसी मिल जाए जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। गॉट माई पॉइंट? सो दिस वन इज़ द सिचुएशन फॉर रेजोनेंस। अब इसको हम बनाते हैं ग्राफिकली कि किस तरीके से हमें रेजोनेंस सिचुएशन कंडीशन मिलेगी। तो ये है फ्रीक्वेंसी और ये है करंट। ठीक है, हम बना रहे हैं I ओमेगा ग्राफ। I ओमेगा ग्राफ पे जो पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी वो मैक्सिमम पे होगी। दिस वन इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी। इससे पहले जो भी फ्रीक्वेंसी हमें मिलेंगी वो मिनिमम मिल रही होंगी, कंपैरेटिवली लेस। ठीक है, सो दिस वन इज़ द ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेंस कंडीशन को शो कर रहा है कि करंट इज मैक्सिमम, I मैक्सिमम फॉर द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट, वेयर ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1/√LC। गॉट दिस पॉइंट? क्लियर हो गया रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है। अब इसके आगे इसी ग्राफ से हम सॉल्व करने वाले हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। इसको नोट डाउन कर लिए। ओके, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हम निकालने जा रहे हैं। तो ये जो ग्राफ आया है ये शो करता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ मिलनी है। अब करेंगे क्या कि ये दो फ्रीक्वेंसी हम देखते हैं, एक इस पॉइंट पे देखिए दोनों अलाइंड हो रहे हैं, और इस वैल्यू में हमें मिल रहा है IRMS, यानी कि हम करंट की IRMS वैल्यू देख रहे हैं। व्हाट इज़ IRMS? IRMS इज़ इक्वल टू I0 डिवाइडेड बाई √2। जैसे VRMS होता है वैसे IRMS होता है। तो IRMS हमें मिलता है I0 डिवाइडेड बाई √2 में। मैंने यहाँ सेट कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ मिले, वो तो मेज़रमेंट के बेसिस पर होता है। ग्राफिकल तो हम रफली एजम्पशन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये है IRMS वैल्यू। अब यहाँ पर हमें दो फ्रीक्वेंसी मिलेंगी क्योंकि ग्राफ इस तरीके का है कि हमें यहाँ पर दो फ्रीक्वेंसी मिलने वाली हैं। वन इज़ ओमेगा 1 एंड वन इज़ ओमेगा 2। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पूरी प्रैक्टिकल से लिंक है। बताते हैं कैसे। जिन बच्चों ने रेडियो बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। ट्यूनिंग क्या होती है? देखो, हमें ये पता है कि 95.5 FM यहाँ आता है। डिजिटल ट्यूनर भी होते हैं और मैनुअल ट्यूनर भी होते हैं। तो आप जब घुमा रहे होते हो नॉब को, आपको पता है ये 95, इससे थोड़ा सा पहले घुमाते हो, थोड़ा सा बाद में घुमाते हो, यानी आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो कि किन दो फ्रीक्वेंसी के बीच में मिल रहा है। 95.5 FM तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। 100.1 भी होता है, ठीक है, 100.7 भी होता है, आई थिंक 90.1 होता है, 91.1 होता है, आई डोंट नो। तो ये भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं जहाँ पर रेडियो स्टेशन है। तो रेडियो स्टेशन के बहुत सारे चैनल्स हैं, एक डिफरेंट चैनल्स बनाए गए जहाँ पर रेडियो प्रोग्राम्स चलते हैं। डिफरेंट प्रोग्राम डिफरेंट चैनल्स पे आ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे टीवी में चैनल्स हैं वैसे रेडियो में भी चैनल्स हैं। तो वो जो चैनल्स हैं उसमें वो फ्रीक्वेंसी उस चैनल के अंदर रेडियो स्टेशन में है। ठीक है, अब हमें ये नहीं मालूम कि 95 पर कोई कौन से प्रोग्राम आता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आगे घुमाते, थोड़ा पीछे घुमाते, बीच में देख रहे होते हैं अच्छा यहाँ पे हल्की सी वॉइस आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे कोई स्टेशन है। थोड़ा सा पीछे घुमाएंगे, थोड़ा सा आगे घुमाएंगे, इस तरीके से करते करते हम अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आ जाते हैं जहाँ पर वो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी है। दैट इज़ अ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो वो तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी, उसके जो पीछे घुमाया वो ओमेगा 1, उससे आगे घुमाया जो ओमेगा 2। ठीक है, तो वो जो हम ट्विस्टिंग कर रहे हैं ये एक रेंज पता चलती है, इस रेंज के अंदर ही वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें मिलने वाली है। बात आ रही समझ में कि एक रेंज हमें पता चल गई इसके बीच में है। जैसे आपको सिंपल सा एग्जांपल एक और देते हैं कि टीवी के चैनल्स आते हैं, आपको पता है कि 300 से लेकर के 320 तक न्यूज़ चैनल हैं।
या उससे पहले अगर आप 200 से लेकर के 300 तक आपके सीरियल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, उससे पहले के डिफरेंट एक आपने विड्थ बनाई हुई है जो चैनल की नेम नंबर्स की, उस विड्थ पे आपके जोग्राफिकल चैनल्स आते हैं या आपके कुछ और, मतलब ये एक फ़ोल्डर बने हुए होते हैं, फ़ोल्डर बने हुए होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द चैनल नंबर। तो ये जो फ़ोल्डर बने होते हैं उनकी भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एक चैनल बने हैं। चैनल मीन्स क्या है कि एक रेंज है, इस रेंज में आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ मिल जाएंगी। जो एग्जैक्टली आ रही होगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये जो हमने बैंडविड्थ, इसे हम बैंडविड्थ कहते हैं। दिस रिमेंबर दिस, जो टर्म्स मैं बता रही हूँ उसको नोट करते जाओ। बैंडविड्थ दैट इज़ डेल्टा डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं है ओमेगा है ये, सॉरी, डेल्टा ओमेगा विच इज़, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो हमें इसे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 रखना चाहिए, हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो दिस इज़ बैंडविड्थ, यानी ये जो बैंडविड्थ है इसी के अंदर हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिलनी है, इसी के बीच में ही कहीं ना कहीं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है जहाँ पर स्टेशन है, ठीक है। तो ये बैंडविड्थ हो गई। अब अगर हम यहाँ पर इसका हाफ करें तो ये जो वैल्यू है, जैसे ये पूरी आ गई आपकी डेल्टा ओमेगा, ये बैंडविड्थ हो गई आपकी। अब अगर हमें ओमेगा 1 की वैल्यू, इसका क्योंकि हमने ये देखो 2 इक्वल पार्ट में लिया हुआ है, ये आ रही है, तो हम इसमें अगर ओमेगा 1 की वैल्यू रखना चाहें तो ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा 1 दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। बैंडविड्थ का हाफ इधर है, हाफ इधर है, ठीक है ना। और ओमेगा 2 की वैल्यू अगर रखना चाहें तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2। बात सारी समझ में? इसमें से देखो ओमेगा नॉट में से इतनी फ्रीक्वेंसी, इतनी विड्थ कम हो गई, ये कितनी विड्थ है? हाफ विड्थ है। हाफ विड्थ कम हो गई तो ओमेगा 1 मिल जाएगा हमें, हाफ विड्थ ओमेगा नॉट में ऐड कर दी तो ओमेगा 2 मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के लिए। अभी यूज़ होना है ये फॉर्मूला, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये रिज़ल्ट निकल करके आते हैं, ठीक है। अब बैंडविड्थ आपको समझ में आ गई। अब हम यूज़ कर लेते हैं करंट को। तो I इज़ इक्वल टू, आपका जो फॉर्मूला आया था दैट इज़ इक्वल टू V डिवाइडेड बाई Z, ये फॉर्मूला था, ओके। आपने इसमें रख दिया दैट, सॉरी दिस इज़ I नॉट, ठीक है। I नॉट इज इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई Z एंड Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस डिफरेंस XC होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका इम्पिडेंस का है, ओके। अगर हम इसमें इस टर्म में हम यूज़ करना चाहते हैं कि हम एक बार ओमेगा 1 रखें, एक बार ओमेगा 2 रखें, तो हमें ये I नॉट को IRMS करना पड़ेगा, क्योंकि जो ओमेगा 1 वैल्यू है, ओमेगा 2 वैल्यू है, वो हमें IRMS पे मिल रही है, समझ रहे हो। तो हमने ये टर्म कर लिया कि IRMS दैट शुड बी इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कैसे होगा, XL को हम लिखते हैं ओमेगा L, हमने लिख दिया ओमेगा 1 L, डिफरेंस XC को लिखते हैं 1 ओवर ओमेगा C, ओमेगा 1 C होल स्क्वायर। ये IRMS हो गया। बात आ रही समझ में? ग्राफ के बेसिस पे देखो IRMS पे ही ओमेगा 1 और ओमेगा 2 मिल रहे हैं, तो या तो हम ओमेगा 1 ले लें या ओमेगा 2 ले लें, उसकी वैल्यू यहाँ से यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर ये वैल्यू ले ली है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होना है कि ये जो वैल्यूज़ आई हैं, इन वैल्यूज़ में हमें जो ओमेगा नॉट टर्म है वो इंट्रोड्यूस करना है और बैंडविड्थ यूज़ करनी है। तो हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, I नॉट डिवाइडेड बाई √2 दैट इज़ इक्वल टू V नॉट डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L डिफरेंस 1 ओवर ओमेगा 1C होल स्क्वायर। क्लियर है ना ये टर्म? ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर हम कंपेयर कर लेंगे, ये रब कर देती हूँ, अब इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्राफ यहीं तक का था, ये अभी रिक्वायर्ड है। सो वी विल टेक दिस टर्म कि इसको इधर ले जा रहे हैं और इसको इधर ले आ रहे हैं, तो हो जाएगा I नॉट डिवाइडेड बाई V नॉट इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा 1L ओमेगा 1C होल स्क्वायर, ठीक है।
ओके, ये टर्म आ गया आपका। अब इस टर्म को देखो तो वी नॉट ओवर आई नॉट, वी नॉट ओवर आई नॉट इज जेड। वी नॉट और आई नॉट पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू हमें रेजोनेंस कंडीशन में मिलती है, और रेजोनेंस कंडीशन में क्योंकि आपका जो जेड होता है वो आर के इक्वल हो जाता है, एक्सएल डिफरेंस एक्सी 0 हो जाता है, इसलिए हम इसे 1 ओवर आर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये पीक वैल्यू के लिए है। इस टर्म को हम सॉल्व कर लेंगे। ये 2r हो गया, दोनों साइड स्क्वायरिंग भी कर रहे हैं, इधर जाके ये 2r हो चुका है और इसको इधर ले आ रहे हैं तो स्क्वायरिंग भी कर दे रहे हैं। दिस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा 1l डिफरेंस 1 ओवर ओमेगा 1c होल स्क्वायर। ठीक है, ये √2 था। दिस इज 2r स्क्वायर, दिस वन बिकम r स्क्वायर, that is equal to omega 1l difference 1 over omega 1c whole square। स्क्वायरिंग टर्म है तो स्क्वायर के अंदर वाली वैल्यूज़ को हम एक साथ ले सकते हैं। we will take these values। तो आपका आ जाएगा r is equal to omega 1l डिफरेंस 1 over omega 1c। अब ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, इसलिए हम ओमेगा 1 की वैल्यू इस फॉर्म में रख सकते हैं। तो वी कैन पुट द वैल्यू दैट r इज इक्वल टू ओमेगा 1 की वैल्यू रखो ओमेगा नॉट माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा बाई 2, ये ओमेगा 1 l हो गया डिफरेंस ऑफ 1 ओवर ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बाई 2 होल c। आपने यहाँ से वैल्यू पुट कर दी है ओमेगा 1 की। नाउ r इज इक्वल टू, यू कैन टेक हेयर l को इधर ले आओ, 1 ओवर LC कर दो। ठीक है, और ये जो ओमेगा नॉट टर्म है इसको आप डिवाइड कर दो। तो ओमेगा नॉट से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं तो ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ओमेगा नॉट मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अंदर वाले टर्म में चेक कर लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं तो डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट, ये आ गया। एल टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर ये एल से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, साथ में डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, तो यहाँ पर एल टर्म मल्टीप्लाई भी हो गया। तो फर्स्ट टर्म में कोई एल नहीं बचेगा, डिफरेंस यहाँ पर भी हम क्या कर रहे थे, ओमेगा नॉट से हमने डिवाइड किया था तो यहाँ ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई हो रहा होगा डिनोमिनेटर में, सो ओमेगा नॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर दिस मच, क्योंकि ओमेगा नॉट दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो यहाँ पर भी ओमेगा नॉट आ रहा होगा एंड LC। समझ में आ रहा है हुआ क्या? यहाँ पर मैंने ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो अंदर जब जाए ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई बाहर है ब्रैकेट के, अंदर जब जाएगा तो ओमेगा नॉट से डिवाइड हो रहा होगा। यहाँ पर ओमेगा नॉट से डिवीज़न में आया है तो डिनोमिनेटर के साथ में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टर्म आ गया आपका। क्लियर है? अब आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, ओमेगा नॉट एल एस सच रखो, 1 माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा ओवर ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट, ये एस सच रख दो। इस टर्म को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। LC इज इक्वल टू, आपने पढ़ा है अभी मैंने बताया था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LC। रेजोनेंस कंडीशन में आया था तो उसी को हमने ओमेगा नॉट दिया था, स्पेसिफिक नोटेशन देना ज़रूरी था। तो LC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर। आ रही बात समझ में? तो ये टर्म तो ऐसा रखा, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, 1 ओवर इसको हमने रखा दैट कि ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ डेल्टा ओमेगा ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2, और LC का जो 1 ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर आया यहाँ से वो हम यहाँ डिवाइड करते जाएंगे, दोनों से ही डिवाइड होगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड लगे तो लिख लेना, फिर बाद में अपने आप जब रिवाइज करोगे ना तो समझ में आता जाएगा वो क्या रहा है यहाँ पर। सो दिस आर दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एल एस सच आउटसाइड द ब्रैकेट, ये भी एस सच रहेगा, डेल्टा ओमेगा ओवर ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट, और ये जो टर्म है इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो ये 1 हो चुका है। ठीक है, और ये ओमेगा नॉट कैंसिल हुआ तो आपका आ जाएगा डिफरेंस 1 ओवर 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट। पहले जैसे टर्म जैसा हो गया है, देखो इस वाले टर्म जैसा हो गया है, ये नीचे वाला टर्म। ये जो टर्म है ऊपर ले जाने पर ये पावर माइनस में आ जाएगी, बाइनोमियल अप्लाई कर सकते हैं हम, वो अप्लाई कर देंगे। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट L 1 माइनस डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट। ये एज सच रहा, इसको हम
ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ओवर ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट होल टू द पावर -1। ये ऊपर गया है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया। ये बाइनोमियल यहाँ अप्लाई हो सकती है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 ओवर फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये जो टर्म है ऑलरेडी आपको पता है कि डेल्टा ओमेगा इज अ बैंड विड्थ, वो कम है, डिफरेंस है। और जो ओमेगा है वो क्या है, इट इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 0 टू वहाँ जो सिचुएशन ली थी। तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। यही सिचुएशन बाइनोमियल में अप्लाई होती है। 1 प्लस एक्स टू द पावर n का बाइनोमियल रिजल्ट जो मैंने आपको अभी बताया वो तब आता है जब x इज़ वेरी लेस देन 1 आता है। तो वो कंडीशन यहाँ सब सेटिस्फाइड हो रही है। देन वी कैन राइट हियर एज r इज इक्वल टू ओमेगा नॉट l 1 माइनस डेल्टा ओमेगा ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट माइनस 1 माइनस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ये माइनस आ रहा है इधर, प्लस हो गया, डेल्टा ओमेगा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ओमेगा नॉट। ठीक है, अब ये तो प्लस हो गया यहाँ से, लेकिन ये माइनस चल रहा था, ये -1 हुआ था। ठीक है, और ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया था। ये फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस साइन। समझ में आ रहा है? तो आपका ये रिजल्ट हो गया, दैट इज़ इक्वल टू ओमेगा नॉट l। 1 और 1 कैंसिल्ड आउट हो गए। आपकी टोटल में माइनस ले सकते हो क्योंकि ये दोनों टर्म्स सेम है, तो ये ट्वाइस हो जाएंगे। ट्वाइस का मतलब नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला 2 कैंसिल होगा एंड यू विल गेट दिस फार्मूला। इट विल बी कैंसिल्ड आउट एंड यू विल गेट द फार्मूला माइनस ऑफ l डेल्टा ओमेगा। ये r का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये r का रिजल्ट है। और ये r का जो रिज़ल्ट आ रहा है, इसको अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं तो इसको देखो किस तरीके से लिख सकते हैं। ये रिज़ल्ट आ गया आपका। अब देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस होता क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस हम इसे कहते हैं दैट ओमेगा नॉट ओवर डेल्टा ओमेगा। व्हाट इज डेल्टा ओमेगा? इट इज़ द बैंड विड्थ। ठीक है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को हम बैंड विड्थ से जब डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। गॉट माई पॉइंट? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। तो ओमेगा नॉट ओवर डेल्टा ओमेगा जब हम कर रहे हैं तो बैंड विड्थ जितनी कम होगी शार्पनेस उतनी ज़्यादा है। अब मैं आपको 2 फिगर दिखाती हूँ। एक फिगर ये आई और ओमेगा के बीच में ही है, एक फिगर ये है और एक फिगर ये है। कौन ज़्यादा शार्प है, ये फर्स्ट कर्व या सेकंड कर्व? ऑब्वियसली सेकंड कर्व। सो सेकंड कर्व शार्प होने का मतलब है इसकी बैंडविड्थ ये होती है जहाँ पर आरएमएस वैल्यू की निकलेगी वैल्यू। दिस वन इज़ बैंडविड्थ। और यहाँ पर अगर बिगर ग्राफ ले देखोगे तो दिस वन इज़ द बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ जितनी कम होगी शार्पनेस उतनी ग्रेटर होगी। सो यहाँ फॉर्मूला भी यही शो कर रहा है कि शार्पनेस में बैंडविड्थ कम होनी चाहिए तो आपको शार्प कर्व मिलेगा। शार्प मीन्स शार्पेन, पेंसिल जैसे शार्प होती है वैसे यहाँ पर कर्व भी शार्प है। तो ये सेकेंड कर्व इज़ मोर शार्पर देन दिस फर्स्ट कर्व। गॉट माई पॉइंट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। यानी हमें जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चाहिए वो जितनी कम रेंज के अंदर हमें मिल जाएगी वो ग्राफ उतना ही शार्प कहलाएगा। ठीक है, रेजोनेंस ग्राफ उतना शार्प है। तो दिस इज शार्पनेस। तो अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला आया है इससे हम शार्पनेस निकाल सकते हैं। हमने करना क्या है, सिंपली कि आप ओमेगा डेल्टा ओमेगा को एक साइड में कर लो डिवीज़न में। मैंने कर दिया यहाँ पर, इस फैक्टर को मैं सॉल्व कर रही हूँ, मैंने कर दिया 1 ओवर डेल्टा ओमेगा। ये फैक्टर मैं इधर ले आई हूँ एंड दिस इज़ इक्वल टू एल एस सच एंड आर। अब आप कहोगे माइनस साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर क्योंकि मैंने डिफरेंस लिया था। तो डिफरेंस आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। आप इसको आगे रख दो, इसको पीछे रख दो, क्योंकि ये डिफरेंस है तो आपको पॉजिटिव मिल ही जाएगा। इसलिए आपको माइनस से कोई मैटर नहीं करता, माइनस आ रहा है कि प्लस आ रहा है। सो 1 ओवर ओमेगा इज इक्वल टू दिस वन। अब हमें क्या चाहिए, शार्पनेस चाहिए, क्वालिटी फैक्टर चाहिए। तो व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर हियर? क्वालिटी फैक्टर जो फार्मूला होता है, बेसिक फार्मूला, वो ओमेगा नॉट ओवर डेल्टा ओमेगा है। तो हमें ओमेगा नॉट से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। यू विल गेट ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। यानी अगर हमें शार्पनेस निकालनी, क्वालिटी फैक्टर निकालना है तो ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर फार्मूला होना चाहिए। सो दैट इज़ द शार्पनेस। गॉट माई पॉइंट? ओके, सो दिस वन इज़ द 4th टॉपिक दैट आई डिस्क्राइब्ड हियर, ओमेगा नॉट एल डिवाइडेड बाई आर। तो शार्पनेस ज़्यादा करने के लिए हमें बैंडविड्थ को कम करना पड़ेगा, तब हमें शार्पनेस मिलेगी। दैट इज़
रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। आई होप ऑल दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। अब आता है सर्किट इन टेबल। तो ये मैं आज आपको नहीं बताने वाली, ठीक है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी आज। क्यों? क्योंकि फिर से मैं आज आपको टाइम दे रही हूँ बेटा। मैं फिर से ये कहूँगी, आप जितना सेल्फ प्रैक्टिस करोगे आपको उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उतना आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। और यही मेरा मोटिव है कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से परफॉर्म करो, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट है। आप मुझसे आकर के यही कहोगे कि नहीं, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू सेल्फ प्रैक्टिस। ओके, तो अब आपने क्या करना है कि एक बार फिर से ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट है जो मैंने बनाया है। दिस इज़ नॉट गिवन इन द चैप्टर। इसका लास्ट पॉइंट है जिसमें सारे सर्किट में कवर करूँगी, पर उससे पहले सारे सर्किट एक बार पढ़ लो। बहुत सारे वीडियोस मैं बना चुकी हूँ, ऑलमोस्ट 74 वीडियोस हो चुके हैं मेरे चैनल पे। पहले उसको कवर करो। जब कवर कर लोगे तो आप यहाँ पर आओ, और फिर मेरे साथ में जब आप खुद से बोल बोल करके पढ़ोगे, जब मैं बोल रही हूँ तो आप भी साथ में बता रहे हो, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास हो जाती है। तो एक्टिव लर्नर बनो। सो दैट इज़ वाई सर्किट इन टेबल मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। एक टॉपिक है अलग से ट्रांसफार्मर, दैट इज़ नॉट अ बिग टॉपिक, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है वो, और उसको भी समझना ज़रूरी है, नो डाउट, बट वो इन प्रीवियस टॉपिक से इतना लिंक नहीं है। उसको सिर्फ डायरेक्टली एक ओवरव्यू के फॉर्म में लिया गया है। तो आपने क्या करना है कि अगर मुझसे ये सर्किट इन टेबल समझना है तो पहले इस चैप्टर नंबर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट के जितने वीडियोस मैंने अभी तक बनाए हैं एक बार आप उसे देखो, और यस, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपडेट्स मिलें। आप बेल आइकन पे लिंक क्लिक कर दो ताकि आपको अपडेट्स कॉन्टिन्यूएशन में मिलते जाएं। एक्टिव लर्नर से टीचर्स को भी इंटरेस्ट आता है बच्चों को पढ़ाने में, और एक आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा तो मुझे भी हैप्पीनेस होगी। और आपके पॉजिटिव रिज़ल्ट के लिए ही मैं इतना एफर्ट कर रही हूँ यहाँ यूट्यूब ऑनलाइन में। सो थैंक यू फॉर टुडे, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and hit the bell icon for latest update of this videos. Learn physics with me, learn the concept and apply it by your own. So thank you for today.